गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक हम देखते हैं जो कि है आहार क्रांति। तो ये एक एनजीओज हैं दो, जिनका नाम है विजनन भारती विभा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम जिस्ट। इन्होंने मिलके एक कैंपेन शुरू किया इंडिया में, ऑफ कोर्स विद पार्टनरशिप विद इन अ पार्टनरशिप विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो CSIR है, उनके साथ एक पार्टनरशिप करके एक आहार क्रांति नाम से कैंपेन शुरू किया, जिसमें ये न्यूट्रिशनल डाइट के जो हैं बेनिफिट्स लोगों को आ, समझाने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे उसके बारे में। न्यूट्रिशनली जो हमारे जैसे बेनिफिशियल हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उसको एक्सेसिबल लोगों तक पहुंचाने का इनका एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन है ये। अब कहा जाता है कि इंडिया जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जो है कैलोरीज प्रोड्यूस होती हैं जितनी वो कंज्यूम करता है। मतलब अगर इंडिया 100 करोड़ कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है तो वो उसके डबल जो है वो प्रोडक्शन भी करता है। 200 करोड़ मतलब एक तरह से कैलोरीज की प्रोडक्शन करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर माल नरिशमेंट है। तो इसका रूट कॉज क्या है? न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। इसके लिए ही ये कैंपेन निकाला गया है। और इस कैंपेन में क्या प्लान किया गया है कि टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी, जो कि बच्चों को मैसेज पहुंचाएंगे कि आपको न्यूट्रिशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो बच्चे अपने फैमिलीज़ में ये मैसेज पहुंचाएंगे और धीरे धीरे सोसाइटी पे ये पूरा मैसेज जनरेट होगा। यही सेम मेथडोलॉजी जो है वो पोलियो अवेयरनेस के टाइम पर भी अडॉप्ट की गई थी, और उससे क्या हुआ था आपको पता ही है कि हमारा पोलियो इरेडिकेशन कितना बड़ा एक हमारे लिए ग्रैंड सक्सेस है। तो सेम स्ट्रेटजी जो है वो माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए भी यूज़ की जा रही है। तो याद रखो, ये विभा और ये जो जिस्ट हैं, ये दोनों एनजीओज हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है CSIR के प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क के साथ। ठीक है, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके, और बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज जो हैं और एजेंसीज हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, वो इस कैंपेन को चलाने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च पोर्टल। तो ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है, याद रखो, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बट द ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने दो पोर्टल्स लॉन्च किए हैं, एक तो जजमेंट एंड ऑर्डर्स पोर्टल और एक ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल। अब देखते हैं इसमें होगा क्या। पहले तो देखते हैं कि पोर्टल कौन सी है, जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च पोर्टल। इसमें क्या है कि जितनी भी वेरियस हाई कोर्ट्स हैं कंट्री में, उन्होंने जितनी भी जजमेंट्स अनाउंस की हुई हैं, उसकी एक तरह से ऑनलाइन रिपोजिटरी है। उसको सर्च करने में हमको ईजी हो जाए, फाइनल ऑर्डर्स क्या इशू किए गए हैं उसको सर्च करने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज़ दी हैं, एक तरह से फीचर्स दिए हुए हैं, सो दैट ईजीली जो है उसको जो जजमेंट्स को और उसके ऑर्डर्स को सर्च करने में ईजी हो जाए एज फॉर अ यूज़र। उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल क्या है, जिसमें कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है फाइल कर सकते हैं। जो लॉयर्स हैं खासकर, वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, उनको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन ही जो है वो फाइल कर सकते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए जाएंगे इसमें केस फाइल करने के लिए। ओथ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है इसमें। लॉयर्स अपने जो कलीग्स और उनके जो जूनियर हैं उनको पार्टनर्स की तरह भी ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो पूरा मैनेज कर सकते हैं, अपने केस को प्लान कर सकते हैं इस टूल के ऊपर। तो बेसिकली ये ई फाइलिंग जो है ये लॉयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसको ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप को जो है वो लॉन्च किया है, और ये है हमारे लिए ईजी ओमनी चैनल एक एक्सेस दे रही है हमारे को। जितने भी ट्रेड रिलेटेड प्रोसेसेस हैं और इंक्वायरीज होते हैं उसको हम ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप से जो है वो अपने दूर कर सकते हैं। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? ये इंडस्ट्री 4.0 जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बिग डेटा एंड ऑल दैट, इस सब के लिए ऑलरेडी रेडी है ये ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। रियल टाइम इसमें ट्रेड पॉलिसी अपडेट्स मिलेंगी। आइटम वाइज जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और ये सारा जो जितने फीचर्स हैं, AI बेस्ड फीचर्स हैं इसके अंदर, ये सारे जो हैं हमारी इंडस्ट्री को हमारी गवर्नेंस के साथ जोड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये एक एजेंसी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, 38 इनके रीजनल ऑफिस हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इसको हेड करते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो अपॉइंट करती है उनको।
जितने भी लॉज फॉरेन ट्रेड से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए डीजीएफटी को बनाया गया है। ठीक है, तो ये डूम्सडे ग्लेशियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देखते हैं। इसको आपने वैसे भी हमारे यूट्यूब वीडियो पे भी देखा होगा। अब ये डूम्सडे ग्लेशियर क्या है? अंटार्कटिका में एक थ्वाइट्स ग्लेशियर है, उसको हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड पर जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब वो इतना बड़ा ग्लेशियर है, वो जिस हाई स्पीड से मेल्ट हो रहा है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया तो हमारे ग्लोबल जो सी टेम्परेचर्स हैं वो सी जो लेवल है वो बहुत राइज हो जाएंगे, और फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो आइलैंड स्टेट्स में खासकर जो है वो आ सकती है। अब ये ग्लेशियर क्या और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका में पड़ता है, 120 किलोमीटर वाइड है ये ऑलमोस्ट, और ये फास्ट मूविंग और मेल्टिंग है, बहुत तेज़ ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें इतना ज़्यादा पानी है कि ये वर्ल्ड के सी लेवल को ऑलमोस्ट ½ मीटर तक बढ़ा सकता है। अब इसमें से जो आइस फ्लो हो रही है वो पिछले 30 सालों में डबल रेट से फ्लो होने लगी है। 4% जो है वो ग्लोबल सी लेवल राइज ईच ईयर जो है वो इसी ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से हो रहा है। ये अगले 200 से 900 साल में कहा जा रहा है कि ये टोटली कोलैप्स हो जाएगा, और कहा जाता है कि थ्वाइट्स जो है वो इतना बड़ा है कि वो अंटार्कटिका में से जो आइस जो है उसको फ्री फ्लो होने से रोकता है। इसकी साइज़ की वजह से और इसकी जो मेल्टिंग जो की वजह से जो हमारे को खतरा है, इसके लिए इसको कहा जाता है कि जिस दिन ये मेल्ट हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, इसलिए इसको हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं। पहले हमारी स्टडीज़ ने क्या कहा है कि एक फास्ट ग्रोइंग कैविटी आ गई है इस ग्लेशियर में, मतलब एक तरह से एक ऐसा एरिया जहाँ पर ये बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है उस एरिया में, और ये 2/3 एरिया ऑफ मैनहट्टन। मैनहट्टन कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, आपको पता है। तो न्यूयॉर्क का जो 2/3 एरिया है उतना बड़ी एक कैविटी इसके अंदर आ चुकी है, और वहाँ पर वार्म वाटर जो है वो ग्लेशियर के नीचे से जो है वो वाइटल पॉइंट बिलो द ग्लेशियर वहाँ से उसमें जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। वाटर जो है वो सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट से 2 डिग्री अबव जा चुका है, जो कि इसको टच कर रहा है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी ग्राउंडिंग लाइन है वहाँ वो जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होने शुरू हो गई है। अब ग्राउंडिंग लाइन क्या होती है? एक ग्लेशियर के नीचे का रीजन है जहाँ पर जो आइस जो है वो ट्रांजिट हो रही है, कि एक तो आइस मतलब कि ना तो वो पूरी तरह से बेडरॉक पर बैठी है और ना ही वो फ्लोट हो रही है, मतलब वो एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आइस आ चुकी है कि ना तो वो बेडरॉक पे बैठी हुई है इस टाइम पर, और ना ही वो फ्लोट हो रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्राउंडिंग जोन है या ग्राउंडिंग लाइन है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये पूरे ग्लेशियर को डुबाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो जब ग्लेशियर मेल्ट और वेट को लूज़ करते हैं तो वो फ्लोट होने लग जाते हैं उस लैंड पर जहाँ पर वो सिचुएटेड होते हैं। फिर ग्राउंडिंग लाइन जो है वो रिट्रीट होने लगती है। उससे क्या होता है कि वो जो ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है वो जो ग्लेशियर है वो एक्सपोज हो जाता है सी वाटर को, और उससे क्या होता है धीरे धीरे जल्दी वो जो है वो ग्लेशियर वो मेल्ट होने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे मेल्ट ही हो जाता है, और उससे जो स्पीड अप हो जाती है उसकी मेल्टिंग, और वो हमारी जो है सी लेवल के लिए वो अच्छा नहीं होता जब कोई भी ग्लेशियर बहुत मेल्ट हो जाता है तो। ठीक है, अब न्यू स्टडी क्या कह रही है? न्यू स्टडी में उन्होंने क्या किया कि एक सबमरीन की तरह एक तरह से उन्होंने एक जो है अनक्रूड सबमरीन जो है वो भेजी, रैन नाम की, और वो पूरे इसके ओशन करंट्स जो इसके नीचे जा रहे हैं इस ग्लेशियर के नीचे उसको नाप के आई है एक तरह से, और स्ट्रेंथ देख के आई है, टेम्परेचर, सैलिनिटी और ऑक्सीजन लेवल ऑफ दीज ओशन करंट्स को देख कर आई है वो। ठीक है, अब इससे हमें पता लग रहा है कि देयर इज़ अ डीप कनेक्शन बिटवीन टू द ईस्ट थ्रू विच डीप वाटर फ्लोज फ्रॉम पाइन आइलैंड बे। अब ये पाइन आइलैंड बे फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर है अंटार्कटिका का। हमको आज तक लगता था कि उसके साथ हमारे इस थ्वाइट ग्लेशियर का कोई कांटेक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि हीट ट्रांसपोर्ट उस ग्लेशियर से भी हो रहा है, और वो हमारे इस थ्वाइट ग्लेशियर जो डूम्सडे ग्लेशियर है इसको अफेक्ट कर रहा है, और वहाँ से जो है वार्म वाटर करंट है जो वो यहाँ पर आकर हमारे नॉर्थ में जो ग्लेशियर है उसको भी अब जो है वो अफेक्ट करना शुरू हो गया है। अब वार्म वाटर जो है वो पिनिंग पॉइंट्स ऑफ ग्लेशियर पे आ रहा है एक तरह से, और उसकी वजह से जो है इसकी मेल्टिंग जो है वो हमारे लिए बहुत फास्ट हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये थ्वाइट्स जो ग्लेशियर है उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस्ट गोल्डन सिटी। तो इजिप्ट में हमको एक 3000 साल पुरानी ऑलमोस्ट जो है वो एक लॉस्ट गोल्डन सिटी मिली है, जो कि 18th डायनेस्टी किंग जो वहाँ पे थे ओपनहेमहॉटेप III
उनके टाइम पर जो सिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी वो हमको वहाँ पर अभी मिली है। तो ये वेस्ट बैंक ऑफ द नाइल रिवर वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लास्ट ईयर सितंबर में जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो किंग टूटन खामुन के जो है मॉर्चुरी टेम्पल को सर्च कर रहे थे, एक्सकेवेट कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर ये मड ब्रिक फॉर्मेशंस मिली ऑल डायरेक्शंस में। तब उन्हें समझ आया कि ये एक्चुअली एक सिटी है, वेल प्रिजर्व सिटी है जो उस टाइम पर हुआ करती थी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, सिग्निफिकेंट क्यों है ये फाइंडिंग? बिकॉज वी हैव फाउंड सिटी वॉल्स एंड इवन रूम्स फिल्ड विद यूटेंसिल्स जो कि डेली लाइफ में उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे। वहाँ पर कुछ ऐसी मड ब्रिक्स भी मिली हैं जहाँ पर जो टूटनखामुन है उनके ग्रैंडफादर जो थे किंग एमेनहॉटेप III, उनके भी जो है सील्स मिली हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा अवन्स जो है लार्ज नंबर में मिले हैं। कल्स भी वही होते हैं, वो अवन के टाइप होते हैं जिनको आप तंदूर भी कह सकते हो, जो कि ग्लास और फाइंस में जो है बनाने में, फाइंस क्या होते हैं हमारे पॉटरी वेयर, जो मतलब आपके यूटेंसिल्स टाइप होते हैं, उनको उसको बनाने के लिए अवन्स जो है उसका यूज़ किया जाता था। मतलब एक तरह से कमर्शियल लाइफ उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी। बेकरी एग्जिस्ट करती है, अवन एग्जिस्ट करते हैं, स्टोरेज पॉटरी एग्जिस्ट करती है। सदर्न पार्ट जो है वहाँ पर ये कमर्शियल काम चलता था, और जो नदर्न पार्ट है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो सिटी जो है वो एक तरह से इंडस्ट्रियल सेटलमेंट थी फ़रानिक एम्पायर के टाइम पर। तो ये हमको ये सारा कुछ वहाँ की उस टाइम की जो है इस 3000 साल पुरानी की जो सिविलाइज्ड सिटी है उसको, उसकी एक्सकेवेशन से हमको ये पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शफारी। तो शफारी एक स्कीम लॉन्च की है जिससे क्या हो रहा है कि जिसमें हमने क्या करना है कि जो इंडिया की फ्रोज़न श्रिम्प जो इंडस्ट्री है उसको हम एक्सपोर्ट को उसके हम बढ़ाने के लिए उसको ये स्कीम को लॉन्च किया गया। और इस स्कीम में क्या होगा ये आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। जो फ्रोज़न श्रिम्प है वो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड सी फूड आइटम है। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो भी हम फिशरीज सेक्टर में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारा ये सी फूड आइटम में फ्रोज़न श्रिम्प ही होता है, ठीक है। अब 73.2% ऑफ टोटल जो हमारी $US अर्निंग होती है हमारी इस सेक्टर से वो सिर्फ फ्रोज़न श्रिम्प से होती है। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु जो वो मेजर श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट $5 बिलियन का उसने एक्सपोर्ट किया था 2019-20 में US और चाइना को, जो कि हमारे सबसे बड़े बायर हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि कंटेनर की शॉर्टेजेस आ रही हैं, सी फूड कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं हमारे, क्योंकि फूड सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। तो उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा है। इसीलिए ये स्कीम निकाली गई है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक स्कीम निकाली है, ये स्कीम निकाली है शफारी जिसका नाम है। अब इसमें क्या होगा कि सर्टिफाई किया जाएगा हैचरीज़ को उनकी क्वालिटी ऑफ सीड्स के मुताबिक, और अप्रूव किया जाएगा श्रिम्प फार्म्स को बेस्ड ऑन द गुड प्रैक्टिसेस दैट दे हैव अडॉप्टेड। अब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा ताकि जो है इसको हम ठीक से अप्रूव कर पाएँ और हम सर्टिफाई कर पाएँ, और इस ह्यूमन एरर्स जो है उसमें मिनिमाइज़ हो पाएँ, ठीक है। फिर क्रेडिबिलिटी रहे अच्छी और ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए हमने इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन रखा है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट है कि उनके कंसाइनमेंट जो है वो उन मार्केट्स में पहुंच जाएंगे जहां पर पहले उनके ऊपर फूड सेफ्टी कंसर्न्स के रहते हुए उनके ऊपर उनके जो है प्रोडक्ट्स वहां पर नहीं पहुंच पाते थे। अब हम उनकी जो है क्वालिटी की चेकअप्स दे रहे हैं उनको, हम उनको क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेशन अच्छी कर रहे हैं, तो उनके हम फूड सेफ्टी रेगुलेशंस उनको हम जो है कंप्लाई करवा देंगे, तो वहाँ पर उनकी जो रिजेक्शन है वो नहीं हो पाएगी। फार्मर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गुड क्वालिटी सीड प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, तो उससे क्या होगा उनके भी जो है आगे फार्मिंग जो है श्रिम्प्स की वो ठीक से हो पाएगी। अब मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? ये एक नोडल कोऑर्डिनेटिंग स्टेट ओन्ड एजेंसी है जो कि फिशरी प्रोडक्शन और अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1972 में इसको बनाया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है और इसका कोची जो कि केरला में है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है रेमडेसिविर। तो आपको पता है कि रेमडेसिविर जो है उसका जो एक्सपोर्ट को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, और उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हमने बंद कर दिया एक्सपोर्ट को। क्यों किया? क्योंकि ये हमारे इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कोविड के, और एक ये पॉसिबल ट्रीटमेंट है क्रिटिकल केसेस जो नोवल कोरोना वायरस डिसीज़ के होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये पॉसिबल ट्रीटमेंट है रेमडेसिविर जो ड्रग है।
इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये रेमडेसिविर है क्या। ये ड्रग ऐसा है जिसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है। 2014 में इसको एबोला केसेस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया गया था, लेकिन मर्स और सार्स दोनों के केसेस में भी इसको ट्राई किया गया था, पर वहाँ पर ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। अब ये कोरोना वायरस को कैसे ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। कोरोना वायरस जब एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है कोरोना वायरस में, जब वो हमारी बॉडी में घुसता है और वो ह्यूमन सेल में के साथ इंटरेक्ट करता है, तो एक एंजाइम है RDRP, वो वायरस को रेप्लिकेट होने में हेल्प करता है, ठीक है, आपके बॉडी के सेल्स में, ह्यूमन सेल्स में। लेकिन जो रेमडेसिविर है वो इस जो एंजाइम है उसी की एक्टिविटी को रोकता है, उसको कम करता है। उससे क्या होता है, वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता बॉडी में, और हमारी जो बॉडी है वो सक्सेसफुली जो है वो इस वायरस को टैकल करने में जो है वो जीत जाती है एक तरह से, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये माइल्डली इल पेशेंट्स को अगर अर्ली स्टेजेस में दे दिया जाए, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले दे दिया जाए ये ड्रग अगर, तो वो अच्छा इफेक्ट दिखा रहा है। अगर बाद में इसको दिया जाए तब तक तो वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका होगा, तो फिर इसका इफेक्ट उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।